नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन सबसे पहले गया बक्कल कैविटी में। कहां पे गया? बक्कल कैविटी में या ओरल कैविटी में। हम लिख देते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में बोलो तो, ओरल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है क्या? ओरल कैविटी में किसी भी तरह का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ओरल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। फूड ओरल कैविटी के बाद कहां पे जाता है? फेरिंग्स में जाता है। छोड़ो, फेरिंग्स के बाद फूड कहां पे जाता है? ऑसोफेगस में जाता है। कहां पे जाता है भाई? ऑसोफेगस में जाता है। ऑसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी तरह का एंजाइम ऑसोफेगस में नहीं है। फूड ओरल कैविटी के बाद गया फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए ऑसोफेगस। ऑसोफेगस तक फूड का ऑसोफेगस तक प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है। अब प्रोटीन कहां पे जाएगा? बोलो ना, ऑसोफेगस के बाद प्रोटीन कहां पे जाएगा? तो ऑसोफेगस के बाद प्रोटीन जाएगा स्टोमक में। कहां पे जाएगा? स्टोमक में, बिल्कुल सही। स्टोमक में फूड का डाइजेशन होगा? स्टोमक में प्रोटीन का फूड नहीं, स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। स्टोमक में कौन सा ग्लैंड कहां प्रेजेंस है, उसके बेसिस पे स्टोमक के ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, दूसरा होता है फंडिक ग्लैंड और तीसरा होता है पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। तो स्टोमक में ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? तो फंडिक ग्लैंड प्रेजेंट है। फंडिक रीजन के बेसिस पे क्या रख दिए? फंडिक ग्लैंड रख दिए, ठीक है। चलिए, इस फंडिक ग्लैंड में आता है, एक तो होता है चीफ सेल। चीफ सेल का दूसरा नाम क्या है? बोलो। जाइमोजेन सेल। क्या नाम है? जाइमोजेन सेल। एक तो क्या चीफ सेल, दूसरा क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, और तीसरा क्या हो गया? अर्जेंटाफिन सेल। चलिए, ओरल कैविटी में भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ, ऑसोफेगस में भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ। स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, या ऐसा बोले कि स्टोमक से प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो यहां पे लिख देना प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। ठीक है। फंडिक रीजन में फंडिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये फंडिक ग्लैंड चीफ सेल हो सकता है, या जाइमोजेन सेल हो सकता है, ऑक्जेंटिक सेल हो सकता है, पेराइटल सेल या अर्जेंटाफिन सेल्स हो सकते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड के ही पोर्शन में तुम्हारा आ जाएगा पाइलोरिक ग्लैंड। क्या आ जाएगा भाई? पाइलोरिक ग्लैंड। यानी पाइलोरिक रीजन में जो स्टोमक के वॉल पे, म्यूकस के वॉल पे ग्लैंड होता है, उसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक ग्लैंड। और इस पाइलोरिक ग्लैंड में आता है म्यूकस नेक सेल। क्या आता है भाई? म्यूकस नेक सेल। इसमें आता है म्यूकस नेक सेल और दूसरा आता है जी सेल। ओके, चलिए अब देखते हैं। उसके अलावा म्यूकस नेक सेल भी पाया जाता है, जो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। क्या पाया जाता है भाई? म्यूकस नेक सेल पाया जाता है। अब देखो भाई, ये चीफ सेल या जाइमोजेन सेल किसका सिक्रीशन करता है? तो ये इनएक्टिव पेप्सिन का सिक्रीशन करता है। इनएक्टिव पेप्सिन को बोलते हैं पेप्सिनोजेन। तो भाई कोई भी एंजाइम जिसके पीछे जेल लगा हुआ है, वो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव किया जाएगा, ठीक है। तो चीफ सेल या जाइमोजेन सेल पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन करता है और प्रोरेनिन का सिक्रीशन करता है। किसी भी एंजाइम के आगे प्रो लगा हुआ है, यानी वो भी क्या है? इनएक्टिव है, तो प्रोरेनिन का सिक्रीशन करता है।
ये दोनों पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन एंजाइम को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो सबसे पहले अगर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा तो कहां से होगा? स्टोमक से होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होगा? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी से होगा। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होगा? स्टोमक से शुरू होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। स्टोमक में पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन होता है। ये इनएक्टिव है लेकिन ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, आपको पता है। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कौन करता है स्टोमक में? कौन करता है? HCl करता है। कौन करता है? HCl। ये HCl कहां से सिक्रीट होता है? ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है HCl। या HCl और क्या सिक्रीट होता है? कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या सिक्रीट होता है? कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये सिक्रीट होता है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से। उसके बाद आ जाओ अर्जेंटाफिन सेल। क्या आ जाएगा? अर्जेंटाफिन सेल्स। ये सिक्रीट करता है वैसोडाइलेटर जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। क्या कहते हैं? हिस्टामिन। और वाइसोकॉन्स्ट्रिक्टर जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब का काम नहीं है डाइजेशन में, बाद में इसका फंक्शन देखेंगे। पहले हमको बस इससे और इससे मतलब है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है और जी सेल किसका? गैस्ट्रीन का सिक्रीशन करता है। गैस्ट्रीन हार्मोन है, हम पढ़ चुके हैं। ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एंजाइम्स के सिक्रीशन को, HCl के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अब चलो भाई यहां तक समझ में आ गया। अब देख चलते हैं एक इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने। ये सब कहां से सिक्रीट हो रहा है? तो स्टोमक में सिक्रीट हो रहा है ये सब, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होगा? स्टोमक से शुरू होगा। अब जो मेरा पेप्सिनोजेन है ना, ये इनएक्टिव एंजाइम है। क्या है? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये दोनों क्या है? इनएक्टिव है। किसी के आगे प्रो लगा हुआ है, किसी के पीछे जेल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव को एक्टिव एंजाइम में बदलेगा कौन? तो बदलता है HCl। आपको पता है HCl इतना निकलता है ना कि pH हो जाता है 1.8 to 3 के आसपास, ठीक है, इतना pH हो जाता है। इसी pH तक, बस 3 pH तक काम करेगा क्या? पेप्सिन। उसके बाद नहीं काम करेगा। चलिए, तो पेप्सिन ये बन जाएगा या क्या बन जाएगा? रेनिन बन जाएगा। प्रोरेनिन से पेप्सिन या रेनिन बन गया। RENNIN, पेप्सिन या रेनिन बन गया, ठीक है। ये पेप्सिन या रेनिन अब क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। देखो जैसे ये प्रोटीन हो गया जो स्टोमक तक आया है, ये प्रोटीन का डाइजेशन शुरू ही कहां से हो रहा है? स्टोमक से हो रहा है। कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है या रेनिन कर रहा है? पेप्सिन। तो अभी हम बस पेप्सिन लेंगे क्योंकि रेनिन मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो प्रोटीन पेप्सिन के प्रेजेंस में टूट जाता है। किसमें? प्रोटियोज में या पेप्टॉन्स में या लार्ज पॉलीपेप्टाइड में। तो प्रोटीन को तोड़ दिया गया है, बड़े से प्रोटीन मॉलिक्यूल को पेप्सिन के प्रेजेंस में तोड़ दिया गया है। प्रोटियोज में, पेप्टॉन्स में और लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में इसको तोड़ दिया गया। अब भैया देखो, ये जो पेप्सिन है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पेप्सिन कितने pH पे ऑप्टिमम pH पे ये अच्छे से वर्क करेगा। तो आपका आंसर जाना चाहिए 1.8 पे। कितना pH कितना होना चाहिए? 1.8। ये एनसीईआरटी बोलता है कि पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम pH कितना होना चाहिए? 1.8। मतलब 1.8 pH पे पेप्सिन इफिशिएंटली वर्क करेगा। ये जो पेप्सिन है ना, ये 1.8 to 3 pH तक भी काम कर सकता है। 1.82 या 2 to 3 pH तक भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन pH 3 होने के बाद ये काम नहीं करता है। जैसे pH 4 पे पेप्सिन काम नहीं करेगा, याद रहेगा। तो पेप्सिन बस pH 3 तक ही काम कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वेरी लो pH पे या एसिडिक pH पे भी काम करता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? पेप्सिन है, जो वेरी लो pH, इसका मतलब एसिडिक pH पे भी वर्क करता है, याद रहेगा। अब यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा एंजाइम का यूज करेंगे रेनिन का। देखिए रेनिन कैसे क्या करता है।
रेनिन का सिक्रीशन बस इन्फेंट्स में ही होता है। किसमें होता है? इन्फेंट्स में होता है। ठीक है, मैमल्स के इन्फेंट में, क्योंकि देखिए मिल्क जो है ना वो मेनली फूड किसका है? इन्फेंट्स का फूड है। हमारा और आपका फूड मिल्क नहीं है, इसीलिए रेनिन का सिक्रीशन सिर्फ इन्फेंट्स में ही होता है। अब मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं केशिन। मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं? केशिन, CASPIN है ना, ये हुआ केशिन। ये जो केशिन है ना ये मिल्क प्रोटीन है। क्या है ये? मिल्क प्रोटीन है। इसको डाइजेस्ट करना बहुत टफ है, मतलब इजी नहीं है, तो इसको बोलते हैं मिल्क प्रोटीन केशिन। मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं? लैक्टोज। मिल्क शुगर को क्या कहते हैं? लैक्टोज। मिल्क प्रोटीन को क्या कहते हैं? केशिन। इस केशिन को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है पैरा केशिन में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? पैरा, CASEIN, पैरा केशिन में। कौन करता है इसको पैरा केशिन में चेंज? तो इसको चेंज करता है पैरा केशिन को पैरा केशिन में चेंज करता है रेनिन। कौन चेंज करता है? रेनिन चेंज करता है। ओके, अब ये पैरा केशिन जो है ना, पैरा केशिन कैल्शियम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम के प्रेजेंस में, कैल्शियम +2 के प्रेजेंस में कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट के में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट, CASPINATE, पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बस पैरा कैसिनेट तक बनाने का देर था। जैसे ही आप पैरा कैसिनेट बना लिए वैसे ही इस पैरा कैसिनेट पे फिर से वर्क करेगा कौन? पेप्सिन। कन्वर्ट करता है पेप्सिन, और पेप्सिन आपको पता ही है पैरा कैसिनेट को या प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्रोटियोज में, या कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, या कन्वर्ट कर देता है लार्ज पॉलीपेप्टाइड में। चलिए, तो यहां तक हो गया। यानी स्टोमक में यही काम हुआ। स्टोमक में पेप्टोन्स, प्रोटियोज और लार्ज पॉलीपेप्टाइड बन गया। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया। कहां पे? स्टोमक में। स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? मतलब प्रोटीन कहां पे जाएगा? स्टोमक के बाद प्रोटीन कहां पे जाएगा? तो स्टोमक के बाद प्रोटीन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे जाएगा भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, तो इसमें एक तो बाइल जूस आएगा और दूसरा पेनक्रिएटिक जूस आएगा। पेनक्रिएटिक जूस आएगा और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस जाएगा। क्या जाएगा? इंटेस्टाइनल जूस जाएगा। बाइल जूस का प्रोटीन के डाइजेशन में कोई काम नहीं है। चलो कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी बाइल जूस इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बाइल जूस जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को क्या कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को क्या करता है? एल्केलाइन करता है। क्योंकि स्टोमक से आने वाला फूड जो है ना वो क्या है? एसिडिक। क्या है? एसिडिक। किसके कारण एसिडिक? HCl के कारण। जैसे ही फूड ड्यूडेनम में पहुंचेगा वैसे ही उस फूड को क्या किया जाएगा? एल्केलाइन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एल्केलाइन बनाया जाएगा। ठीक है, एल्केलाइन बनाने में कौन हेल्प करता है? तो बाइल जूस करता है। उसके अलावा इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है ना ये भी म्यूकस का सिक्रीशन करता है। एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तुमको पता होगा कौन सा? ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन प्रेजेंट होता है भाई? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। किसका सिक्रीशन करते हैं? एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। एल्केलाइन म्यूकस क्यों इंपॉर्टेंट है या एल्केलाइन मीडियम क्यों इंपॉर्टेंट है ड्यूडेनम में करना? इसलिए क्योंकि पेनक्रियाज से जो एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है ना ये एसिडिक पीएच पे काम नहीं करेगा। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्वायरमेंट को क्या करना होगा? एल्केलाइन करना होगा। क्या करना होगा? एल्केलाइन करना होगा। याद रखिएगा। ठीक है, एल्केलाइन किससे होता है? तो ब्रूनर्स ग्लैंड एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करता है और बाइल भी क्या करता है? थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को एल्केलाइन बनाता है। ठीक है, हाँ बाइल जूस प्रोटीन डाइजेशन में कोई भी काम नहीं कर रहा है। पेनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से, पेनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम
प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा ये एंजाइम हो सकता है? तो पेनक्रिएटिक जूस में होता है ट्रिप्सिनोजेन। क्या होता है? ट्रिप्सिनोजेन होता है। तुमको पता चल गया, जेन है इसका मतलब इनएक्टिव एंजाइम है। या दूसरा, पेनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है कीमोट्रिप्सिनोजेन। क्या होता है भाई? कीमोट्रिप्सिनोजेन। और क्या होता है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? पेनक्रिएटिक जूस में। ये तीनों इनएक्टिव है। देखो इसके पीछे जेन लगा हुआ है, इसके पीछे भी जेन लगा हुआ है, इसके आगे प्रो लगा हुआ है, यानी तीनों ये जो है ना पेनक्रिएटिक जूस में एंजाइम, वो क्या है? इनएक्टिव है। इसको एक्टिव किया जाएगा, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव किया जाएगा। और अगर ट्रिप्सिन बस एक्टिव हो गया, मतलब ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव हो गया, तो बाकी जो ट्रिप्सिन आएगा ना, एक्टिव ट्रिप्सिन, वो कीमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को भी एक्टिव कर देगा। जैसे देखिए भाई, पेनक्रिएटिक जूस में होता है ट्रिप्सिनोजेन। इस ट्रिप्सिनोजेन से हमको एक्टिव एंजाइम बनाना है। क्या? ट्रिप्सिन। क्या बनाना है भाई? ट्रिप्सिन। ये एक्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंटेरोकाइनेज कहां से आता है? तो इंटेरोकाइनेज आता है, ये कैसा एंजाइम है जो सिक्रीशन होता है, जो कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो बात को बढ़िया से समझना, ट्रिप्सिनोजेन को इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और अगर ट्रिप्सिन बन गया तो ट्रिप्सिन बाकी दोनों एंजाइम को, कौन कौन सा? कीमोट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा कीमोट्रिप्सिन में। किसमें? कीमोट्रिप्सिन में। अब ये कीमोट्रिप्सिन में कौन बदला आपको पता है? तो इसको कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को कौन बनाया? ट्रिप्सिनोजेन से तो बनाया इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज का सिक्रीशन कहां से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। कीमोट्रिप्सिनोजेन से कीमोट्रिप्सिन बन जाता है। कौन बनाता है? ट्रिप्सिन बनाता है। और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से कार्बोक्सी पेप्टिडेज बनता है। क्या बनता है भाई? कार्बोक्सी पेप्टिडेज बनता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से बनता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। और कौन बनाता है? ये भी बनाता है ट्रिप्सिन। आया समझ में? तो मेरा पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या मिला? एक तो मिल गया ट्रिप्सिन, दूसरा मिल गया ट्रिप्सिनोजेन, सॉरी कीमोट्रिप्सिन, और तीसरा मिल गया कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये तीन एंजाइम मिल गया प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। ये तीनों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। देखो भाई, हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर चुके हैं, याद कीजिए, प्रोटीन को हम डाइजेस्ट कर चुके हैं स्टोमक में। कहां पे? स्टोमक में। तो जब प्रोटीन को स्टोमक में डाइजेस्ट किए थे किसके एंजाइम के प्रेजेंस में? तो पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में, है कि नहीं? क्या बन गया था मेरा? पेप्टोन्स बन गया था। पेप्टोन्स क्या है सर? तो इंटरमीडिएट प्रोटीन है। और क्या था? पेप्टोन्स था और प्रोटीएज था, प्रोटीओज था, है ना? और क्या था? लार्ज पॉलीपेप्टाइड था। इस लार्ज पॉलीपेप्टाइड को हम कहां पे लेके चले गए? पेप्टोन्स, प्रोटीओज और लार्ज पॉलीपेप्टाइड को लेके चले गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन काम किया? तो पेनक्रिएटिक जूस काम किया। कौन काम किया? पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कौन कौन से एंजाइम है? तो पेनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है ट्रिप्सिन,
और कौन है, कीमोट्रिप्सिन, और कौन है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, जैसे कि डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। तुमको पता है एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यानी ये प्रोटीन तो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, आया समझ में। तो बस 2 या 3 पेप्टाइड बॉन्ड ही रह गया, तो उसको क्या बोले, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। अभी भी इस डाइपेप्टाइड, इस पेप्टाइड बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तब तो अमीनो एसिड और एमिनो एसिड मिलेगा। और आपको पता है कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कैसे होगा, तो जब इसको भी पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड के बॉन्ड को तोड़ेंगे तब क्या मिलेगा हमको, एमिनो एसिड बॉन्ड को तोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा, नहीं पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा, ये एमिनो एसिड। और इस एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, है कि नहीं। अब देखो भाई, ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को पेप्टिडेज के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पेप्टिडेज के प्रेजेंस में, पेप्टिडेज DASE, पेप्टिडेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, एमिनो एसिड और एमिनो एसिड। ये जो पेप्टिडेज है इसका सिक्रीशन कहां से होता है, तो इसका सिक्रीशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पेनक्रियाटिक जूस काम किया, और जस्ट पेनक्रियाटिक जूस जो बनाया डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड, उसमें इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रेट होता है कौन सा एंजाइम, इस इंटेस्टाइनल जूस में रहता है कौन सा एंजाइम, पेप्टिडेज एंजाइम, जो ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एमिनो एसिड और एमिनो एसिड में। अब देखते हैं ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम को, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पेप्टिडेज सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है भाई, पेप्टिडेज, ठीक है। ये पेप्टिडेज हो सकता है, ये पेप्टिडेज हो सकता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और ये पेप्टिडेज हो सकता है एमिनो पेप्टिडेज। ठीक है, जब एमिनो एसिड जुड़ता है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां तक समझ में आ गया, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड बहुत सारा एमिनो एसिड जब जुड़ता है तो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जब इस पेप्टाइड बॉन्ड को आप ब्रेक कीजिएगा, एमिनो एसिड के चेन को देखिएगा तो कहीं पे होता है ए चेन, मतलब एमिनो एसिड एमीन चेन, और कहीं पे एन टर्मिनल होता है। क्या होता है, एन टर्मिनल होता है, कहीं पे अमोनिया टर्मिनल होता है। तो एन वाले टर्मिनल, कहीं पे सी टर्मिनल होता है, और कहीं पे एन टर्मिनल होता है। तो एन टर्मिनल पे जो एंजाइम काम करेगा उसको बोलेंगे एमिनो पेप्टिडेज एंजाइम, और सी टर्मिनल पे जो एंजाइम काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। जैसे देखो ना, ये कार्बन, ये NH2, ये अल्काइल ग्रुप, ये COOH, और ये हो जाएगा मेरा H, ठीक है। तो ये एक एमिनो एसिड का है। ऐसे ही करके इससे बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। COOH, और यहाँ पे C, और यहाँ पे हो जाएगा NH2, और यहाँ पे हो जाएगा R, और ये हो जाएगा H। यहाँ से H2O को बाहर निकाल देंगे तो ये CONH का जो बॉन्ड बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं, CONH वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N टर्मिनल हो गया और यहाँ पे C टर्मिनल हो गया। तो अगर वैसा एंजाइम जो C टर्मिनल पे काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और जो N टर्मिनल पे काम करेगा उसको बोलेंगे एमिनो पेप्टिडेज। तो C टर्मिनल पे काम करेगा एक एमिनो एसिड बाहर करेगा, N टर्मिनल पे वर्क करेगा तो दूसरा एमिनो एसिड बाहर होगा, ठीक है।
तो अमीनो एसिड को टर्मिनली कट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या चाहिए? पेप्टिडेज। वो हो सकता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज और वो हो सकता है अमीनो पेप्टिडेज। आया समझ में? तो अल्टीमेटली ये अमीनो पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज वर्क कहाँ करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और प्रोटीन का इंड प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको कहते हैं अमीनो एसिड। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अभी तक कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हो चुका, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया, कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लिपिड का या फैट का डाइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, पेप्सिन कितने ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करता है? 1.8 पीएच पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए। सलाइवरी अमाइलेज स्टोमक में आता है तो वर्क करना बंद कर देता है, क्यों? तो आपको आंसर देना होगा क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ स्लाइटली एल्केलाइन या स्लाइटली एसिडिक पीएच पे काम करता है, मतलब 6.8 to 7.4 पीएच तक काम कर सकता है। स्टोमक में पीएच बहुत कम होता है या हाईली एसिडिक होता है, इस कारण से सलाइवरी अमाइलेज वहां पे काम नहीं करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? स्टोमक से शुरू होता है। स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन करता है। उसके बाद पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? तो ट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिन होता है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कौन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन? तो पेप्टिडेज करता है। ये पेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो सकता है या अमीनो पेप्टिडेज हो सकता है। तो यहां तक प्रोटीन का मेरा डाइजेशन खत्म हो गया। हम अल्टीमेटली प्रोटीन को डाइजेस्ट करके, कंप्लीट डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड बना लिए। जैसे ही अमीनो एसिड बनता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई और माइक्रोविलाई डाइजेस्टेड प्रोटीन को यानी अमीनो एसिड को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में भेज दिया गया और उसके बाद उसको ब्लड के हेल्प से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड्स। थैंक यू।